क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण। व्याकरण का हमारे जीवन में कितना महत्व है। आप लोग पढ़े होइएगा व्याकरण का डेफिनेशन या ग्रामर का डेफिनेशन पढ़े होइएगा। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्या होता है? तो व्याकरण भाषा का वह विज्ञान है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सिखाता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा का वह विज्ञान है, भाषा का वह विज्ञान है, भाषा का वह विज्ञान है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सिखाता है अब तो आप समझ गए होंगे कि व्याकरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि व्याकरण हम जानेंगे तभी हम शुद्ध जो है पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। यदि व्याकरण नहीं जानते तो हम नहीं कर सकते हैं। द ग्रामर इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर इज द साइंस of language which teaches us how to read, write and speak, read, write and speak correctly। हम लोग कैसे शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं, ये हम देखेंगे किसमें? हिंदी व्याकरण में। तो चलिए हम हिंदी व्याकरण की तरफ चलते हैं। तो हम देखते हैं कि हम हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांट सकते हैं, या अंग्रेजी ग्रामर को ही हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो हिंदी व्याकरण को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। हिंदी व्याकरण को 5 भागों में बांटते हैं, चाहे सीधे लिखिए व्याकरण के भाग। व्याकरण के भाग कौन कौन से भाग होते हैं व्याकरण के? नंबर 1 में होते हैं वर्ण विचार। सबसे पहले होता है वर्ण विचार। अंग्रेजी में आप पढ़े होइएगा, इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। दूसरा होता है शब्द विचार, जहां हम लोग शब्द की रचना करते हैं। दूसरा होता है शब्द विचार, इसको हम लोग कहते हैं इटिमोलॉजी। तीसरा होता है वाक्य विचार। ये कहलाता है सिंटैक्स। चौथा होता है चिन्ह विचार। ये कहलाता है पंक्चुएशन। और 5वां होता है छंद विचार। ये कहलाता है प्रोसोडी। इस तरह से हम लोग व्याकरण को 5 भाग में बांट दिए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। इसमें ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी। इसमें हम लोग आज देखेंगे वर्ण विचार के बारे में, जो हम लोग
हिंदी में वर्ण बोलते हैं उसके बारे में देखेंगे। इन इंग्लिश ए टू जेड की जो कहानी होती है वही हम लोग ऑर्थोग्राफी में देखते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं वर्ण के बारे में। ये वर्ण क्या है मेरा, व्हाट इज वर्ण विचार, वर्ण क्या होता है, तो वर्ण के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ण को, वर्ण विचार, ये वर्ण विचार क्या होता है, वर्ण होता क्या है। वर्ण भाषा की वह इकाई, भाषा की वह इकाई जिसके खंड या टुकड़े, खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते, जिसको नहीं तोड़ सकते। आप कुछ भी कर दीजिएगा ये नहीं टूटेगा। जैसे अ है, अ है, अ को तोड़िएगा नहीं टूटेगा। क है, प है, य है, ट है, न है, ये सब क्या है, ये सब वर्ण है, ये टूटेगा नहीं टूटेगा। तो भाषा की एक छोटी इकाई है, ये इसके खंड और टुकड़े नहीं होते हैं, ये हम वर्ण कहते हैं इसको। भाषा की वह इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। अब वर्ण में हम लोग देखेंगे, जैसे अब वर्ण में हम लोग देखते हैं कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, कैसे चलते हैं। तो वर्ण को हम लोग देखते हैं, वर्ण के दो प्रकार होते हैं, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ये स्वर क्या होता है, तो स्वर वह होता है जिसको बोलने में हमें दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेना पड़े, वह स्वतंत्र होता है। इसको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेंगे। जैसे अ बोलने के लिए हम किसी का सहायता लेते हैं, नहीं ले पाते हैं। क सॉरी आ, ई, ये सब क्या है, स्वर है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब हमारे स्वर है। एक और पहले स्वर आते थे लिरिक, लेकिन अब नहीं होते। तो ये हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ये व्यंजन है, व्यंजन कहाँ है, तो व्यंजन को सीधा क से ह तक, क से ह तक का जो वर्ण होगा उसको व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन क्या होता है, जिसको जो बगैर स्वर का नहीं बोला जाए। जैसे हम लोग बोलते हैं क जब बोलते हैं तो इसके बाद में क्या होता है, अ होता है, वह को क्या बोलते हैं, ये। तो ये मेरा शुद्ध व्यंजन हुआ, लेकिन शुद्ध व्यंजन हम बोल नहीं सकते हैं। प क्या हो जाएगा, तो ये मेरा शुद्ध व्यंजन, शुद्ध व्यंजन हम लिख तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। जब भी बोलेंगे तो ये स्वर के साथ आएगा। व्यंजन में क्या होता है, बोलने में स्वर साथ रहता है, बोलने में स्वर साथ रहता है, स्वर के साथ बोलते हैं। बिना स्वर का नहीं बोलिएगा, स्वर के साथ बोलते हैं। ये बोलने में किसी की मदद नहीं चाहिए, बोलने में किसी की मदद नहीं चाहिए, किसी दूसरे वर्ण की, किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं चाहिए। इसको हम लोग अकेले बोलते हैं और इसको बोलने के लिए दूसरे से सहायता लेना पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग व्यंजन को और स्वर को भी कई भाग में बांटते हैं। तो व्यंजन
स्वर के कितने भाग होते हैं बताइए? स्वर के 3 भाग होते हैं। स्वर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसी तरह व्यंजन के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये ह्रस्व क्या होते हैं? ह्रस्व आप पढ़े होइएगा, अ आ ह्रस्व दीर्घ। तो ये ह्रस्व क्या होता है? ह्रस्व माने हल्का, कम, मतलब जिसको बोलने में कम समय लगता हो। बोलने में कम समय लगता हो, बोलने में कम समय। दीर्घ, इसको बोलने में ह्रस्व का दुगना समय। ह्रस्व का दुगना, ह्रस्व का दुगना समय। और इसको बोलने में कम से कम ह्रस्व का तिगुना, 3 गुना और दीर्घ का दुगना, दीर्घ का दुगना। जब हम ह्रस्व बोलते हैं तो बहुत कम समय लगता है, दीर्घ बोलते हैं तो ह्रस्व का दुगना समय लगता है, प्लुत बोलते हैं तो ह्रस्व का तिगुना या दीर्घ का दुगना समय लगता है। तो इस तरह से हम लोग इसको 3 पार्ट में बांट दिए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसी तरह से स्पर्श। स्पर्श क्या होता है? जब हम बोलते हैं तो जब मुंह के 2 पार्ट हमारे टच करते हैं, आपस में टच करते हैं, वो स्पर्श कहलाते हैं। अंतस्थ में क्या होता है? जो अंदर से आवाज आती है, अंदर से जो आवाज आती है वो अंतस्थ होते हैं। और उसमें जिसको बोलने में शरीर से गर्म हवा बाहर निकलता हो, शरीर से जब गर्म हवा निकलता है तो उष्ण माने गर्म होती है, तो शरीर से जब गर्म हवा निकलती है उसको उष्ण कहते हैं। तो इसको देखते हैं कि ह्रस्व क्या होता है, ह्रस्व में कौन कौन से वर्ण आते हैं, दीर्घ में कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्लुत में क्या आते हैं और स्पर्श में क्या आते हैं, ये सब को देखते हैं। तो ह्रस्व में आते हैं अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री। ये जो 4 वर्ण हो गए ये मेरे ह्रस्व हो गए। इसके बाद आ, दीर्घी, दीर्घु, ए, ओ, औ, ये मेरे जो हो गए ये दीर्घ हो गए। और ये ऊम, ये ऊम, ये क्या हो गया? प्लुत हो गया। इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? इस तरह से ओम, ओम, ये हो गया हमारा प्लुत। स्पर्श में क्या होता है? स्पर्श में क से म तक, क ख ग घ अंग, क से म तक, क से म तक। हाँ, तो स्पर्श में क से म तक, क से म तक क्या? क ख ग घ अंग, च छ ज झ म, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये 25 वर्ण जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? ये 25 वर्ण जो होते हैं ये हमारे स्पर्श आ जाते हैं। और अंतस्थ में य, र, ल, व, ये 4 हो जाते हैं अंतस्थ। और उसमें क्या होगा? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये 4 उष्म होते हैं। ये 4 उष्म होते हैं, ये अंतस्थ होते हैं, ये स्पर्श होते हैं, ये प्लुत होते हैं, दीर्घ होते हैं और ह्रस्व होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा। आप जब
वर्णमाला लिखे होगा तो अभी भी हमारे पास कुछ वर्ण बचे हुए हैं, तो उस वर्ण को हम लोग कहाँ ले जाते हैं इसको देखते हैं। तो उस वर्ण को ले जाने के लिए जैसे अब देखिए इसके बाद क्या बच गया, आपका बच गया छ, त्र, य, र और स्र, ये आपके कुछ वर्ण बचे हुए हैं। तो इस वर्ण को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सा वर्ण, संयुक्त वर्ण। इसको कहते हैं संयुक्त वर्ण। मतलब ये जो होते हैं हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं। संयुक्त का क्या मतलब है, संयुक्त माने जुड़ा हुआ, एक से ज्यादा वर्ण इसमें जुड़े हुए हैं। जैसे छ है तो छ को क्या लिखते हैं, मूर्धन्य एक और मूर्धन्य स्व और अ। जब हम लोग वर्ण विग्रह पढ़ेंगे तो उसमें ये काम आएगा, क और मूर्धन्य स्व को मिलाकर छ बनता है। त्र में त और इसको हलन बोलते हैं, जोड़ र जोड़ अ त्र। इसके बाद ज्ञ में क्या होता है, ज और य, ज और य, ये होता है य। और र देखिए नीचे बिंदी दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा र, और यदि बिंदी नहीं दीजिएगा तो ये हो जाएगा ध। ये हो गया ध, और ये हो गया र। जैसे कहते हैं ना ओढ़ना ले आओ, पढ़ाई करो, तो ये र हो गया और ये ढ हो गया। तो आप ऐसा नहीं होगा कि नीचे बिंदी देकर लिख दीजिएगा ढक्कन। यदि नीचे बिंदी देकर लिखिएगा तो ढक्कन लिखना है, तो ये हो गया आपका ढक्कन। और यदि यही आप ये लिख दिए तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रखकर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मान लीजिए ढोलक लिखते हैं तो बिंदी नहीं दीजिएगा तो ढोलक हो जाएगा, बिंदी दे दीजिएगा तो ढोलक हो जाएगा, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये जो आपका होता है र और अ होता है। और स्र, कलापे स और र, स्र। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ संयुक्त वर्ण होते हैं। इसके बाद भी और भी सारे बहुत संयुक्त होते हैं। जैसे डबल, एक ही को डबल करते हैं, जैसे मक्का में दो क होते हैं तो इसको द्वित्व बोलते हैं। इसको हम लोग फिर आगे देखेंगे। अभी जो वर्णमाला देख रहे थे इसमें अभी भी हमारे दो वर्ण छूटे हुए हैं। कौन कौन से छूटे हुए हैं, अंग और अ। ये अंग और अ, ये अंग और अ क्या होता है, आप देखिए कि पहले ही हमने बताया था कि ये व्यंजन जो है स्वर में कोई दूसरा आता नहीं है। अब ये दो से मिले हुए हैं, ये दो वर्ण से मिले हुए हैं। और व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन में क्या होता है, पहले व्यंजन होता है फिर स्वर बोला जाता है। यहाँ क्या है, पहले स्वर है बाद में व्यंजन आता है। इसमें भी पहले स्वर है बाद में व्यंजन आता है। पहले अ है फिर ह है, ये अ है तब न है, तो ये स्वर के बाद व्यंजन आ रहा है। इसका नाम दिया गया है अयोगबा, अयोगबा। तो हमारे हिंदी व्याकरण में जो वर्णमाला में बांटे गए सबको, तो इस तरह से हमारे हिंदी व्याकरण में वर्णमाला में बांटे गए। अयोगबा कितने हो गए, दो हो गए, अयोगबा दो हो गए। ये पांच जो हो गए क्या हो गए, ये पांच हमारे संयुक्त वर्ण हो गए। ये चार ह्रस्व हो गए, ये हमारे दीर्घ हो गए, ये प्लुत हो गए, ये स्पर्श हो गए, ये अंतस्थ हो गए और ये ऊष्म हो गए। इस तरह से हम लोग वर्णमाला को देखते हैं। अब अगले दिन हम लोग फिर देखेंगे शब्द विचार के बारे में। ओके, तब तक